अब इस एपिसोड में मैं इससे पहले मैं बताया था अव्ययभाव समास। अब द्वंद्व समास, ये छोटा सा है। द्वंद्व समास है। इसमें इसकी परिभाषा है चार्थे द्वंद्वः, एक परिभाषा है इसका। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा, दो संख्या का माने जोड़ा है, और चौ के अर्थ में होता है। अब इसकी थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं। जिस समास में दो या दो से अधिक पदों के साथ समास हो एवं सभी पद प्रधान हो तथा च से जुड़े हुए हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी जिस समास में दो या दो से अधिक पद हो, यानी अभी तक अव्ययभाव पढ़े हैं या आप इससे पहले जो भी समास जानते रहे हों, वो तत्पुरुष हो, बहुव्रीहि हो, यानी ये द्वंद्व को छोड़कर जो भी समास है वो सभी समास में दो से के पदों के साथ समास हुआ है। लेकिन ये द्वंद्व समास ऐसा समास है, इसमें दो के साथ दो या दो से अधिक अनेकों पदों के साथ समास होता है। लेकिन बाकी ऐसे कोई ऐसा समास नहीं है जैसे तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, इस सब में दो पदों के साथ ही समास हुआ है। अन्य पद उसमें आ गए हैं, बहुव्रीहि में अन्य पद आया हुआ है, लेकिन उसका कोई विग्रह करने की स्थिति में है। लेकिन इसमें दो या दो से अधिक पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 जितना भी पद का प्रयोग करेंगे उन सारे पदों के साथ समास होगा। अब चलिए इस कोरोना काल में ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास को बहुत छोटा सा कर दिया है। देखेंगे तो जो सभी पद होगा वो च से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, रामः च श्यामः च बराबर राम श्यामः। अब ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर फिर देखेंगे दूसरा होगा रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च। ये इसमें मैं चार शब्द दिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चार का नाम मैंने लिया। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सारे शब्दों में जो विभक्ति लगी है विसर्ग, विसर्ग है, च है, विसर्ग है, च है, विसर्ग है, च है, सारे विभक्ति को लोप कर दीजिए। अब ये देखेंगे यहाँ पर राम एक है और श्याम एक है, संख्या कितनी है, 2 है।
तो यहाँ पर राम और श्याम है, इसकी संख्या 2 है, इसलिए समस्त पद में क्या किए, विसर्ग को हटा दिए और च को हटा दिए, जैसे विसर्ग को भी हटा दिया, च भी यहाँ था, च को भी हटा दिया, तो हो गया राम और राम श्याम हो गया। लेकिन राम की संख्या 1 है और श्याम की संख्या 1 है, तो संख्या हो गई 2 हो गई, इसलिए द्विवचन में डाला गया। द्विवचन में के पुल्लिंग में इसलिए डाला गया कि श्याम क्या है, पुल्लिंग है, इसके माने अंतिम पद जो होता है उसके हिसाब से मैंने लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर राम श्याम हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि राम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च, 4 है, 4 पदों के साथ समास किया है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो राम सारे में विसर्ग और च का लोप कर देंगे, तो ये यहाँ पर मैं समस्त पद लिखूंगा, राम लक्ष्मण भरत, यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है, शत्रुघ्न, ये समस्त पद हो गए, यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बहुवचन में डाल देगा, यानी 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, बहुवचन तो यहीं पर होता है। अगर इतना को हम समास कर देते तो भरत लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरता हो जाता, लेकिन शत्रुघ्न ये 4 की संख्या, तो 3 जहाँ 2 से ज्यादा क्रॉस करे बढ़ जाए आगे तो बहुवचन ही होता है। यहाँ भी बहुवचन हो सकता था तो भरता हो जाता है, यहाँ पर शत्रुघ्न है तो शत्रुघ्ना हो गया है। इसमें और बहुत सारे शब्द जुड़ सकते हैं। तो अब रही बात यहाँ पर, इस उदाहरण को मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर यहाँ तो पुल्लिंग में इसको डाल दिया गया। अब यहाँ पर मान से यहाँ पर लिखा है राम च सीता च, ये लिखा गया। तो यहाँ पर राम में से पूरा भी हटा देंगे, च को हटा देंगे, सीता में विसर्ग नहीं लगता है कि नहीं, आकार शब्द में विसर्ग नहीं लगता है, च हटा दिया, तो राम सीता हो गया। यहाँ पर राम पुल्लिंग शब्द है, सीता स्त्रीलिंग शब्द है, राम 1 संख्या हो गई, सीता 1 संख्या हो गई, यानी 2 की संख्या हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर पद में यानी जो अंतिम पद होता है वो कौन सा लिंग में, तो सीता है। तो सीता का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, तो राम और सीता जोड़ दिए तो की संख्या 2 हो गई, तो संख्या तो 2 हो गई, लेकिन अंतिम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सीता का हम द्विवचन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा राम सीते। इस तरह से इसका आंसर होगा, समास होगा। तो ये राम सीत हो गया। चलिए थोड़ा सा द्वंद्व समास के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं कि द्वंद्व वो बहुत छोटा सा ये कर दिया है। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये द्वंद्व समास को मैं 3 भाग में बांट रहा हूँ। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और यहाँ तीसरा है एक शेष द्वंद्व। आप देखेंगे ये जो अभी जो बोर्ड ये आपका सिलेबस तैयार किया है, जिसमें द्वंद्व समास में ये जो 3 भेद था, पहले था 2020 में जो परीक्षा हुई है उसमें ये समास था, लेकिन जो 2021 में जो परीक्षा होगी अब उसमें इतरेतर द्वंद्व को ही रखा है, बाकी को हटा दिया है, बाकी को हटा दिया। यही आपका अपठनीय अब विषय रह गया है, यही इतरेतर द्वंद्व को पढ़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इतरेतर के विषय में जानेंगे आखिर क्या है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसका होगा इतर जोड़ इतर। इतर यहाँ पर अ है, यहाँ पर ही है, र में अ है, यहाँ पर ही है, अ जोड़ ई बराबर रे, इतरेतर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग पदों का समास होता है। कौन सा, द्वंद्व समास में अलग अलग पद होंगे, लेकिन सभी पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, और सभी पद किससे जुड़े रहेंगे, च से जुड़े रहेंगे। तो कौन सा समास कहलाएगा, इतरेतर द्वंद्व। ये द्वंद्व में आपको इतरेतर ही पढ़ना है, तो इतरेतर द्वंद्व होगा, यानी सभी पद अपने महत्व को धारण किए हुए रहेगा, सभी पदों का महत्व रहेगा अलग अलग होते हुए भी, तो इसलिए इतरेतर द्वंद्व की
महत्व है। तो चलिए इतरेतर द्वंद्व का दो चार उदाहरण पढ़ा देने से ही समाप्त हो गया, इसमें कोई नियम नहीं है और सब समास की तरह। अब उदाहरण से ही काम चल गया, खाली केवल उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। ये उदाहरण है राम च कृष्ण च। यहाँ पर दोनों की प्रधानता है। अगर कहेंगे तो द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता ही नहीं, जितने भी पद होते हैं उस सारे की प्रधानता है। राम च कृष्ण च गच्छतः, राम और कृष्ण जाते हैं। यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? दोनों कर रहा है, इसलिए ये दोनों पदों की प्रधानता हो गई। तो राम च कृष्ण च बराबर हो जाएगा राम कृष्ण। अब उसी तरह से सुक च काक च बराबर हो जाएगा सुख काकौ। काक च कोकिलः च कोकिलः च बराबर काक कोकिलः। काक कोकिलौ काक कोकिलौ। कृष्ण च राधा च। कृष्ण राधे, यानी अंतिम पद जो होगा उसका लिंग निर्धारण कर लेगा। अब यहां पर रहेगा राम च लक्ष्मणः च सीता च, यानी राम लक्ष्मण सीता। ये बहुवचन में चला जाएगा, ये उदाहरण बहुवचन में ही चले जाएंगे। अब चलिए आगे और सब उदाहरण। यहाँ पर पत्रम च पुष्पम च। यहाँ पर एक पता है एक पुष्प है, तो संख्या हो गई दो, तो द्विवचन में जाएगा। यानी एक पत्र और पुष्प, पुष्प होता है नपुंसक लिंग का शब्द है, पत्र भी उसी लिंग का है, और पत्र और पुष्प भी नपुंसक लिंग का है। तो एक पता और एक पुष्प, यानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पत्र पुष्पे, पत्र पुष्पे आपका हो गया। अब यहीं पर लिया जाए पत्राणि च, या ये ले लो, यहाँ पर पत्रे लेते हैं, दो पत्रे मतलब दो पत्ते, और पुष्पे दो फूल, पत्रे च पुष्पे च, यानी दो पत्ते और दो फूल, तो कितनी हुई? चार हो गई। संस्कृत में दो से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, संख्या कौन सी हो जाती है? वो बहुवचन की संख्या हो जाती है। तो ये हो जाएगा पत्र पुष्पाणि, पत्र पुष्पाणि हो गया यहाँ पर। अब देखोगे यहाँ पर एक दो उदाहरण मैं देता हूँ जिसका आंसर एक ही होगा। यहाँ पर लिखा है पत्रम च पुष्पम च पुष्पम च फलम च।
पत्रम च पुष्पम च फलम च, ये मैं 3 लिया। संख्या हो गई 1 2, एक पत्ता, एक फूल और एक फल। इसकी संख्या क्या हो गई? वो 3 की संख्या हो गई। तो समास पदों का बहुवचन में, यानी हो जाएगा पत्र पुष्प फलानी, पत्र पुष्प फलानी। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा रहेगा पत्राणी च पुष्पाणि च फलानि च। यहाँ पर बहुवचन है। पत्राणी बहुत से पत्ते, पुष्पाणि बहुत से फूल, फलानी बहुत से फल, यानी बहुत बहुत बहुत, यानी बहुवचन, यानी ये सभी को भी जोड़ दिया है तो बहुवचन होगा। यानी यहाँ पर बहुवचन तो है, यहाँ भी बहुवचन है, ये बहुवचन 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 बराबर बहुवचन, एक वचन एक वचन एक वचन बराबर बहुवचन, द्विवचन द्विवचन बराबर बहुवचन। इस तरह से एक वचन द्विवचन बहुवचन, द्विवचन एक वचन बहुवचन। तो इस तरह से बहुवचन में ही ये आंसर होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? पत्र पुष्प फलानी, यानी पत्राणि पुष्पाणि फलानी च, यानी पत्र पुष्प फलानी। आंसर ये दोनों का आंसर होगा। अगर आपको परीक्षा में पत्र पुष्प फलानी अगर इस तरह से लिखा रहे तो मल्टीपल चॉइस, देखिए आपके सीबीएसई बोर्ड में 40% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कर दिया है। 80 नंबर में 40 नंबर आपको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देना है। 40% जो है सो आपको लिखना है। तो इस तरह से 40% का आपका आंसर रहेगा। तो समास में भी उसी तरह से आ गया है। तो यहाँ पर ये पत्रम पुष्पम फलम ये 3 है, तो 3 जब होता है तो बहुवचन होता है। ये तो बहुवचन अपने में है तो बहुवचन बहुवचन होकर बहुवचन ही होगा, यानी पत्र पुष्प फलानी। इस तरह से पत्र पुष्प फलानी अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन में देखना है कि आपको पत्रम च पुष्पम च फलम च दिया हुआ है या पत्राणी च पुष्पाणी च फलानी च दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो उन दोनों में से चुनाव करना है। ध्यान से देखना है कि अगर इसमें से पत्र पुष्प फलानी दिया हुआ है तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन तो ये आपका पत्र पुष्प फलानी ही होगा। तो देखना है कि पत्र पुष्प फलानी दिया नहीं होगा तो आप वहां पर मैंने एक कर लेंगे। ये बहुत सा छोटा सा टॉपिक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर ये आपको बना दिया गया सर्प च काक च नकुल च। ये उदाहरण 2-4 लिख देते हैं। सर्प च नकुल च सर्प नकुलौ, सर्प नकुलौ। कृष्ण च श्याम च, कृष्ण श्यामौ। तो इस तरह से आप उदाहरण देकर आप समझ लेंगे। इसमें कोई भारी चीज नहीं है। सभी पद क्या है? च से जुटा हुआ है। सभी पद क्या है? च से जुड़े हुए हैं। अगर 2 की संख्या है तो द्विवचन में डालेंगे, 2 से ज्यादा की संख्या है तो बहुवचन में डालेंगे। लेकिन उसके प्रकृति को जानेंगे कि कौन सा लिंग में है, उस लिंग के हिसाब से, यानी जो अंतिम पद में जो लिंग होगा उसके हिसाब से अगर 2 है तो द्विवचन में डालेंगे, नपुंसकलिंग में होगा तो नपुंसक में डालेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में डालेंगे, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग में द्विवचन में ही डालेंगे। लेकिन बहुवचन में अगर होगा तो उत्तर पद का जो लिंग होगा, यहाँ पर फलानी लिखा हुआ है तो फलानी, यहाँ पर अगर दूसरा ही लिंग का कोई वर्ड रहता, लेकिन यहाँ पर फलानी बहुवचन नपुंसक लिंग में रहता तो बाकी सभी नपुंसक लिंग को ही धारण करता है, यानी अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही वचन का उसका निर्धारण होगा। तो ये द्वंद्व समास में केवल इतरेतर द्वंद्व आपको पढ़ना था, इसलिए मैंने आपको इतरेतर द्वंद्व पढ़ा दिया। अब
अंतिम टॉपिक जो आपका समास का शेष बचा हुआ है, बहुब्रीहि समास को आपको सिलेबस से हटा दिया है। अब आपको क्या है, तत्पुरुष के समास को बताया जाएगा कि नहीं। तो अब ये आपका द्वंद्व समास समाप्त हो गया।